कई बार लगातार यह दोहराता रहता हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो। एक भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो दागदार ना हुआ हो। लास्ट फ्राइडे की शाम होती है। पंकज और सांत्वना दोनों अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। घर में सिर्फ उनका बेटा रेहांशु अकेला था। आमतौर पर पड़ोस में रहने वाला कजन जो ट्यूशन के बाद रेहांशु के साथ खेलने आता है, उस दिन भी उस समय पर घर आया हुआ था। जैसे उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी चीखें निकल गई। वह बाहर भागा, जोर जोर से रोने लगा। पड़ोसियों भी इकट्ठा हो गए। घर के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रेहांशु का शव खून से लथपथ था। कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने बुरी तरीके से कुटाई करने के बाद चाकू से हमला किया गया हो। घर में बिखरी चीजें, खून से सनी गणेश जी की मूर्ति, टेबल का कोना, रसोई घर का चाकू, सब कुछ एक भीषण हत्या की गवाही दे रहा था। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। लोगों के मन में बस एक ही सवाल था, आखिरकार मासूम रेहांशु का कत्ल कौन कर सकता है और किसने ये कत्ल करके भागा है और कैसे अंजाम दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सिटी का नाम और अपना नाम लिखें ताकि अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी कोलकाता से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक इलाका होता है। बात लास्ट फ्राइडे की होती है। फ्राइडे का दिन था, शाम का वक्त था। पंकज और सांत्वना, ये दो हस्बैंड वाइफ एक घर में रहते हैं और काम करते हैं। कोलकाता से दूर हुगली डिस्ट्रिक्ट का एक कोना नगर इलाका होता है यह मामला है। तो कोना नगर में एक पंकज और सांत्वना रहते थे और सांत्वना एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और पंकज और एक शॉप में कोलकाता में काम करता था, 17 किलोमीटर दूर। तो उस वक्त दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर कर रहे थे। सांत्वना भी और पंकज भी। घर में सिर्फ उनका एक 8 साल का बेटा होता था जो फोर्थ क्लास में पढ़ रहा था। शाम का वक्त था। उनके पड़ोस में उनका एक कजन रहता था। हमेशा वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। वह थोड़ा सीनियर था और जब ट्यूशन पढ़ के आता तो फिर आपने उस कजन बच्चे जिसका नाम रेहांशु था उसके साथ वो थोड़ा खेलना चला जाता था। तो फ्राइडे की शाम के वक्त घर आया था। रेहांशु जो होता है साथ खेलने के लिए उसके घर में दाखिल होता है। उसे पता चलता कि उसकी मम्मी पापा दोनों 6 बजे से पहले तो लौटने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो बदहाल हो जाता है और भागता है, जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। लोगों ने देखा, घर के अंदर दाखिल हुए, हर एक की चीख निकल गई। घर के अंदर 8 साल के रेहांशु की लाश पड़ी हुई थी। चारों तरफ खून से फैला हुआ था। देखकर लग रहा था कि जैसे किसी ने मारा हो, बुरी तरीके से मारा हो। फौरन मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस की एक टीम आती है। माँ बाप को कॉल किया जाता है। माँ बाप भी घर पहुंचते हैं। अब उस बच्चे के जिस पर अलग अलग तरह की चोट के निशान थे, चाकू से निशान थे, एक गणेश जी की मूर्ति रखी थी, उस मूर्ति के खून के निशान थे, मूर्ति पड़ी हुई थी। इसका मतलब उसी को उठाकर मारा गया था। कमरे में एक टेबल थी, टेबल का कोना भी खून से सना हुआ था और इसका मतलब कि उसके घर से उसका टेबल भी मारा गया था। किचन में इस्तेमाल होने वाला एक चाकू था, मौके पर पड़ा हुआ था, उस चाकू में भी खून लगा हुआ था, उसको मारा गया था। तो मतलब सर पे अलग अलग तरीके से चीज़ों से वार किया गया था जो यकीन कर लेने वाला था कि यह बच्चा मर जाए। गौर से देखा गया तो उसके दोनों हाथों की नसों भी काटी गई थी। चाकू से काटा गया था ताकि इतना खून बह जाए कि बच्चे की कोई गुंजाइश न बचे। पुलिस आती है। माँ बाप को रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पूरा इलाका सन्न था। एक ही बेटा था। उनकी शादी 10 साल पहले हुई थी। 2 साल के बाद शादी से स्नेहा पैदा हुआ था और बाद 8 साल के बाद उसकी उम्र हो चुकी थी। अब जो पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। अफसोस के जो आसपास के जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है। हस्बैंड वाइफ की रूटीन को भी चेक किया जाता है, कोई सुराग नहीं मिलता। इधर बच्चों को जो इस तरीके से घर के अंदर कत्ल कर आसपास के जो लोग हैं सख्त नाराज़ होते हैं पुलिस के खिलाफ। वे लोग नारेबाजी भी करने लगते हैं, कातिल को ढूंढो। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि उस इलाके में एक बेटा था, एक लौता बेटा था। इस तरीके से घर में घुसकर मारा गया। अब पुलिस एक जो कमिश्नर थे उन्होंने एक सीनियर टीम बनाई और फोरेंसिक टीम गठित की जाती है पुलिस के द्वारा। फोरेंसिक लैब जो पहुंचती है टीम और मौके पर डॉग स्क्वाड को पहुंचाया जाता है
कुत्ते को लाया जाता है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। पुलिस तहसीस करती है। इसी तहसीस के दौरान पुलिस ने फिर लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि परिवार के किसी से दुश्मनी नहीं है। 4 साल का जो बेटा है वो 4 साल का 8 साल का जो बेटा 4ठी क्लास में पढ़ता है, कौन मार सकता है। फिर ये हुआ कि शायद स्कूल में कुछ झगड़ा हुआ हो। माँ बाप से पूछताछ की जाती है तो माँ बाप ने बताया कि पिछले हफ्ते स्कूल में एक सीनियर लड़के से झगड़ा हुआ था और उन दोनों के बीच झगड़ा काफ़ी बड़ा हुआ था। और इसके बाद से अंशु के माँ बाप ने उस बच्चे के माँ बाप से कंप्लेन भी की थी। अब उस बच्चे और उसके पेरेंट्स से बातचीत करती है पुलिस, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता। तेंचू जो घटना हुई है और उसमें जो लोकेशन कहीं की और है, और अब जो पुलिस फिर से जीरो पर ये जाती है और उसकी छानबीन करती है। उसी घर से उसने फिर तहसीस करती है घटना की, जो पूरा क्लू होता है उसको फिर से खंगाला जाता है। अब पुलिस बड़ी बारीकी से घर की छानबीन शुरू कर देती है। सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है, पुलिस ने देखा कि घर के अंदर कोई फोर्सफुल एंट्री तो नहीं है, मतलब कोई खिड़की दरवाज़ा तो तोड़ा तो नहीं गया, अंदर नहीं घुसा, फ्रेंडली एंट्री थी। अब जो फ्रेंडली एंट्री का मतलब होता है, जो दो सूरत होती है, एक घर में एक बच्चा, दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, कोई घुस गया हो तो तोड़ के घुसा होगा, या खिड़की जाली सरिया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ कोई क्लू नहीं मिलता। दूसरी जो पुलिस ने देखी कि बच्चे की लाश घर के अंदर तो पड़ी है, घर में कोई भी नहीं आया, लेकिन घर पे कोई आया होगा। हर सामान अपनी जगह फिक्स है, कोई भी एक भी चीज़ उठा के नहीं ले गया। घर में कैश है, गहने हैं, सब कुछ अपनी जगह पड़े हुए हैं। तो अगर मामला लूटपाट का होता तो फिर मौका अच्छा था, कातिल घर पे हाथ साफ करके जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। तीसरी जो सबसे अनोखी चीज़ है जिसमें पुलिस ने कान खड़े कर दिए हुए हैं कि इस घर में एक पालतू कुत्ता होता है, वो कुत्ता हमेशा वही घर में रहता है। उस रोज़ भी जब कत्ल हुआ था तब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और इस घटना को भी अच्छे से जायजा किया, और करीब 2-4 दरमियान, क्योंकि जो 4 का वक्त होता है उस वजह कर्जन आता है और उसी घर के अंदर एंट्री करता है। सबसे पहले वो लाश देखता है। 2 बजे से 4 बजे के बीच से स्कूल से बच्चा आ जाता है और पूछा गया कि क्या किसी ने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनी। तमाम लोगों से कहा गया कि अच्छा, आसपास में घर में बिल्कुल सटे हुए बराबर से और कुत्ता भौंकता। तो कई बार पड़ोसियों ने बताया कि अगर वो अलग तरीके से भौंकता है तो लगता है कि कोई अनजान है। तो वो लोग भी बाहर निकल कर आते हैं, आवाज़ देते हैं कि पंकज जी और उसकी वाइफ सांतना जो होती है, देखो कौन भौंक रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि फ्राइडे की दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच उन्होंने कुत्ते को भौंकते हुए सुना ही नहीं, तो कुत्ता नहीं भौंका। घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई और इसके अलावा घर में लूटपाट की हुई कोई कातिल अंजाम नहीं दिया। कातिल एक छलावा बना हुआ था, एक तरह से कोई भूत है। अब पुलिस इसके लिए बड़ी अजीब चीज़ थी। 3 पहली, घर के अंदर जो फोर्सफुल एंट्री है, कोई जबरन घुसा नहीं। दूसरी, घर के अंदर कोई लूटपाट नहीं हुई, सारी चीज़ें एकदम अपनी जगह। तीसरी, कुत्ता भौंका नहीं। ये तीनों चीज़ें एक तरफ से इशारा करती हैं और वे है कि कातिल जो है इस घर का जानकार ही है, यानी वह अक्सर इस घर में आया करता था। लोग इसीलिए उसे घर की एंट्री एग्जिट का सब कुछ मालूम होता है, इसीलिए ख़ास तौर पर उस कुत्ते ने उसको देखा नहीं, भौंका नहीं। अगर अनजान शख्स होता तो कुत्ता जरूर भौंकता। अब इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पुलिस ने तहसीस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। माँ बाप से बातचीत करती है, पूछा जाता, कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान पुलिस वालों ने आसपास के तमाम लोगों से फ़ोन नंबर लिए, पेरेंट्स के भी नंबर लिए जाते हैं, साथ इनके मोबाइल्स के जरिए कुछ ऐसा नंबर पता चले जिससे इनकी किसी से दुश्मनी हुई हो, कोई कत्ल हो तो उनके नंबरों पर भी ट्रेस करें। तो पंकज और सांतना के भी नंबर लिए जाते हैं, पड़ोसियों के भी नंबर लिए जाते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। फ्राइडे की बात आती है, दिन बीतता जा रहा था, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। 8 साल का एक मासूम का जो कत्ल हो गया, क्यों और इतनी बेरहमी से क्यों किया गया, इसकी वजह हर कोई जानना चाहता था। उधर माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो ही चुका था। अब जो पुलिस होती है, पुलिस के ऊपर के जो बड़े अफसर होते हैं, उनका भी अब प्रेशर पुलिस के ऊपर आने लगता है। और पुलिस एक चीज़ पर तो तय थी कि ये जो कातिल है, जो भी है, इस घर के जानकार ही है, इसी घर का है।
लेकिन कौन है। इस दौरान घर के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अच्छी तरीके से खंगाले, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़, ऐसा क्लू, लीड मिलता नहीं। फिर से पुलिस ने कहा कि घर के आसपास जो नहीं तो घर के जो थोड़ी दूर पर जो कुछ देखें, क्योंकि इसका वहाँ जो इलाका, इसमें अगर कोई अनजान शख्स आता जाता है तो वो टाइमिंग मैच करके 2-4 जो के बीच होता है उस क्लू में मिलाया जाएगा। तमाम कोशिशों में पुलिस लगी होती है। तभी अचानक से इस गांव में एक एक्स प्रधान, मतलब पुराने ओल्ड प्रधान होते हैं, उन्हें उस रोज़ पुलिस को वो फ़ोन किया और उसने कहा कि साहब मेरे घर के अंदर आ जाइए, बाहर सीसीटीवी फोटोज लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है और ये सब पूरे सड़क कवर करता है, और जो भी शख्स इस कॉलोनी से दाखिल हुआ होगा वह आसपास जाता हो तो सारे लोग रिकॉर्ड कर लेता है। पुलिस जो होती है कहा ठीक है भाई, सारी फोटोज दे दो। प्रधान ने पुलिस को दे दिया। अब गांव के प्रधान को बैठाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, इसको आप जानते हो कि नहीं, इसको आप पहचानते हो, जानते हो। हर एक बात को शुरू से किया जाता है, हाँ जानते हैं। इसी दौरान अब इस सीसीटीवी फुटेज को अब जब गहराई से देखा गया तो अचानक से एक जगह इस कैमरे में एक महिला जाती हुई दिखती है, दिखाई देती हुए फोटोज जो आप देख सकते हैं। अब ये महिला थोड़ी तेज कदमों से चल रही होती है, एक हाथ में इसके बैग होता है लेकिन चेहरे पर मास्क होता है। अब मास्क, आजकल कोरोना का इतना कहर भी नहीं है और लोग अब इतना ज़्यादा डरते भी नहीं हैं। मास्क बहुत कम लोग लगाते हैं। अब तो कोई मास्क लगाता है तो बाहियात दिखता है और वारदात करता है। हालांकि अच्छी चीज़ है, मास्क लगाना चाहिए आप सभी को, लेकिन वह जितने भी लोग गुजर रहे होते हैं वहाँ से सब यूं ही बेपर्दा होते हैं, उनके चेहरे पर कोई मास्क वगैरह नहीं होता। लेकिन जो महिला होती है उसके चेहरे पर मास्क होता है। जब दूसरी चीज़ पुलिस ने गौर किया तो रिमाइंड पर जब ये सब कुछ देखा गया तो पता चला कि जो इसके आने का टाइमिंग होता है कॉलोनी में 2 बजे के आसपास था और जाने के जो टाइमिंग था 4:30 सवा 4 बजे के बीच होता है। इसका मतलब कि करीब 2 घंटे के आसपास ये यहीं रही। अब जब सब कुछ ये, लेकिन पुलिस को चेहरा ढका हुआ था, उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। महिला की पहचान करने में सिनक्स रहती है, मगर पुलिस वालों ने पंकज और सांत्वना को बुलाती है और उसकी पत्नी से पूछा जाता क्या आपने इस महिला को देखा है, उसने पहचानने से इनकार मना कर दिया। लेकिन वहीं पुलिस ने जब थोड़ा जूम करके उसकी फ़ोटो को दिखाया, अचानक पंकज पहचान जाता है। पंकज ने कहा मैं जानता हूँ, ये मेरी वाइफ की सहेली है। इसका नाम जो होता है, इसका इतफान फरमीना होता है। वह उसी के घर में करीब 17 किलोमीटर के दूर एक इलाके में रहती है। पुलिस ने कहा कि जब इसको पहचानने से आपकी वाइफ इसको क्यों नहीं पहचान पाई, तो उन्होंने कहा कि चेहरे पर मास्क होगा, इस कारण से वो पहचान नहीं पाई होगी। तो वाटगंज एक जगह होती है, तो इस पंकज और सांत्वना के घर से करीब 17 किलोमीटर दूर होती है। पुलिस ने कहा और कंफर्म किया, उसने कहा कि पुलिस ने अगर आपकी सहेली है तो नंबर भी तो आपके पास होगा। नंबर लिया, जब वो नंबर लिया तो उसके फॉरेंस का, उसके पड़ोसियों का नंबर पहले से भी लिया हुआ था। अब इत्तेफाक से जब CDR के से निकाली गई इसकी पूरी लिस्ट, तो इत्तेफाक से जब CDR निकलती है तो एक बड़ी अजीब सी इसमें बात पता चलती है। पता ये चलता है करीब 1 बजे तक एक दिन फ्राइडे को इत्तेफाक जब उसका मोबाइल ऑन था, लेकिन एक दिन के बाद जब उसका मोबाइल बंद हो जाता है और इसके बाद फिर वो मोबाइल ऑन होता है तो रात 8 बजे, मतलब करीब 7 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ था। अब इस दौरान से हुए 2-4 के दरमियान इत्तेफाक जो वाटका से जो छोड़कर इस इलाके से जहाँ से हुए दोनों यहाँ रह गए थे और वो वहीं पाती है। तो आमतौर पर जो आदमी जो कभी दूर जाता है और 25 से 27 किलोमीटर ठीक दूर रहती है तो मोबाइल की लोकेशन को लेकर पता चलता है, लेकिन वह मोबाइल लेकर नहीं आई थी और मोबाइल निकालने से घर से वाले स्विच ऑफ करके आती है। घर पहुंचने से बाद फिर से वह ऑन के बटन को खटकाती है और दबाती है। इतिहास से जब मोबाइल को खंगाला देखा गया तो उसके सांत्वना की जो बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं, और यानी पंकज की जो वाइफ है, अभी तक पुलिस की नज़र में पंकज सस्पेंस में थे क्योंकि उनकी वाइफ की जो सहेली है इत्तेफाक और इसकी भी पहचान की जाती है और पुलिस को लगा कि शायद बाद में खुलासा ना हो सके, इसलिए। लेकिन जब पंकज के कॉल डिटेल को खंगाला गया तो देखा गया कि उसके हाल में कभी उसने कॉल किया ही नहीं है। कई महीनों के पिछले रिकॉर्ड भी निकाला गया, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मैसेज नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन जब सांत्वना
कि उसकी पत्नी के कॉल डिटेल निकाले गए। तो डिटेल निकाले गए, संतना कई बार कॉल करी तो रात 1 से 12-1 बजे के 2 बजे का 2 घंटे तक बात करती है। जब ये बात पता चलती है तो पुलिस चुपचाप पड़ोसियों से पूछताछ शुरू करती है। तो पता चलता है कि अक्सर इंतफा जो यहाँ घर आया करती थी संतना से मिलने, खैर ख़ास तौर पर जब वो बच्चा स्कूल होता है तो ये दोनों घर में अकेले होते हैं और घंटों तक रहते हैं। फिर यह पता चला कि कई बार संतना इफ्तार के घर जाती है वाटगंज और वहाँ पर भी रहती है। जब इसके बाद पुलिस ने कहा कि चलो कॉल डिटेल के इसके अलावा ज़रा इसके मैसेज की भी रिकवरी करते हैं। जब उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज और इसके सारे खंगाले शुरू करती है पुलिस। जब खंगालने से शुरू किया तो पुलिस बस चौंक जाती है, चौंक के रह जाती है। सांतना जो इत्तेफाक से ऐसे मैसेज पर बातें करती हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों आमतौर पर होता है। अब ये सब सारी चीज़ें आ गई। अब तो ठीक है, चलो ठीक, 2 महिलाएं आपस में जो रिश्ता आजकल तो समलैंगिक था और सब ये सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट में सब इनको लेकर जो बहस सारी चीज़ें चलती रहती है। तो ये रिश्ते और इसको लेकर पूरे विदेशों यूरोपों में बहुत सारी चर्चाएं होने लगती हैं। तो यह सब कुछ ठीक था कि चलो सांतना और इत्तेफाक के बीच में एक रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते से 8 साल के बच्चे के कत्ल का क्या मामला है, क्योंकि सांतना का जो बेटा होता है अब पुलिस यहीं उलझी गई थी। लेकिन पुलिस ने पहले उन दोनों के रिश्ते के सारे सबूत इकट्ठा किए, सब कुछ इकट्ठा हो गया। फिर वाजगंज से एक दिन इत्तेफाक जो होती है उसकी जो सहेली उसको इत्तेफाक को उठाने के बाद अब पुलिस उससे लंबी पूछताछ करती है। जब उससे पूछताछ में सारी कहानी बताई तो एक पुलिस की टीम सेहांशु के घर पहुंचती है। अब सांतना को भी उठा लिया जाता है। इन दोनों को उठाने के बाद पुलिस एक एक का बयान लेती है और पूछती है। 8 साल के मासूम सेहांशु के कत्ल की गुत्थी समझ आ गई और कातिल कोई और नहीं था बल्कि सेहांशु अपनी माँ, उसकी मौसी, क्योंकि वह इत्तेफाक को मौसी बोला करता था, और सांतना। इन दोनों वो सहेलियों के आपसी उन रिश्तों की वजह से एक 8 साल की मासूम बच्ची का कत्ल क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब इस सवाल का जवाब देना था। अब पुलिस इस मामले को, इस सवाल को जब जवाब दिया हुआ था कि क्यों इन दिनों पहले फ्राइडे से 1-2 दिन पहले सांतना और जो उसकी सहेली होती दोनों घर आते हैं बच्चे को स्कूल से, उसे वक्त होता है उसके आने का। तो पहले लेकिन दोनों इस हालत में थे कि वह भूल गया कि सेहांशु के घर लौटने का वक्त हो गया और इसी दौरान वह घर के अंदर जब दाखिल होता है तो उसने अपनी माँ और मौसी को एक अजीब हालत में देखा। जब ये देखा तो माँ और मौसी ने भी देख लिया, उसकी बच्चे ने देखा, इसीलिए वे दोनों घबरा गए। उन्हों को लगा क्या एक बच्चा से नज़र नहीं मिला पाएंगे। दूसरा, इन्होंने इधर उधर स्कूल में यहाँ या कहीं भी बोल सकता शुरू कर सकता है तो इसके बाद पिता को भी बोल सकता है तो पूरी इज्जत खराब हो जाएगी। तो इस इज्जत को बचाने के लिए दोनों ने तय किया कि इससे पहले ये मुंह खोले इसको खामोश कर देते हैं। और इसी के बाद फ्राइडे को खुद सेहांशु की उसकी जो अपनी माँ होती है सांतना और उसकी मुंह बोली मौसी इफ्ता ने मिलकर उसकी इफ्ता प्रवीण पहले उसके सर को अच्छी तरीके से दीवार पे मारा जाता है और टेबल पे मारा जाता है। फिर गणेश जी की मूर्ति जो बजनी होती है उसको सर पर मारा जाता है। सब कुछ हो गया और लगा कि वह बेहोश हो गया, खून गिर रहा था, शायद मर चुका था, लेकिन दोनों ने अब भी यकीन करना था कि यह मर चुका है। फिर सांतना जान से जाती है, घर के अंदर नाइफ लेकर आती है और अपने बेटे के नस काट देती है। फिर वहीं बैठकर देख रहे होते हैं पूरा तमाशा, जब तक वो मर नहीं जाता। जब ऐसा हुआ तो खामोशी से वो निकल गए। इफ्ता इसीलिए कैमरे में रिकॉर्ड हुई क्योंकि वो जिस रूट से उसे घर जाना था वो मेन सड़क थी जहाँ से उसे आगे चलना था, बस पकड़नी होती है। लेकिन उसकी माँ इसीलिए कैमरे में कैद नहीं हो पाई क्योंकि उसे दूसरी तरफ से जाना था जिधर कैमरा नहीं था और उसका करीब में ही था। कई बार वो अक्सर लंच के दौरान घर पे आया करती थी और बच्चा जब छोटा था, अब वो 4th क्लास में था, वो डेली उसको लेने आती थी और कभी कभार वो आती थी, इसीलिए लोगों ने देखा ही नहीं। और वह जब उस रूट से उसको फिर से हाईवे की बस पकड़नी होती है जो इफ्का कैद हो जाती है। अब जब सारी चीज़ें आ गई, मोबाइल की बातें, फिर पंकज को पूछताछ की जाती है। पंकज ने पुलिस को बताया कि ऐसा नहीं है, मैं अंधेरे में था, मुझे भी इन दोनों के रिश्ते के बारे में पहले से शक था। फिर यह यकीन हुआ कि लेकिन जब घर में ठीक ठाक चल रहा होता, छोटा बच्चा था, मैंने समझौता कर लिया, फिर मैं खामोश हो गया, फिर मैं बीच में नहीं आया, लेकिन ऐसा होगा इस खामोशी का अंजाम यह मैंने नहीं सोचा था।
अब एक छोटे बेटे का कत्ल कर देती है और ख़ास तौर पर माँ और उसकी सहेली। जब इसके लोगों को पता चलता कोई यकीन नहीं करने को तैयार नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि कोई रिश्ता बचा नहीं जिसके साथ जुर्म हुआ ना हो, कोई रिश्ता बचा नहीं जिसे तार तार हुआ ना हो। अब यह बातें कत्ल की क्या वजह थी, एक अजीब वजह होती है जो सबसे बड़ी ये वजह है। एक माँ अपने बेटे के साथ एक अपने नाजायज़ रिश्तों को छुपाने के लिए इस हद तक जा सकती है। ये चीज़ें बेचैनी करती हैं और पुलिस वालों को भी कहना जो होता है इस टीम में लगी हुई थी कि शायद वो बाहर कातिल को ढूंढते रहते हैं और यह केस अभी सुलझ भी नहीं सकता। लेकिन वक्त लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने उस जो शख्स हुआ उसे एक घरेलू जो घर का जो कुत्ता था उसके भौंकने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और उसके बाद उन्होंने यकीन हो गया कि ये जो कुत्ता है इसीलिए नहीं भौंका क्योंकि उन लोगों वो जानता था कि जो हर रोज़ उसके घर में आते थे जिन्हें कुत्ता जानता उसको देखकर भौंकता नहीं है बल्कि वह प्यार से दौड़ता है। और उसके पास जो पुलिस को यकीन हो जाता है कातिल तो वह उस कुत्ते से भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ है और यही वजह है कि कत्ल इतनी जल्दी सुलझाया नहीं जा सका। आप सभी की क्या राय है इस कत्ल को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस घटनाक्रम को सुनाना किसी को आहत पहुंचाना नहीं, किसी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना इस तरह की आसपास के जो घटनाएं होती हैं घटती हैं आसपास के, तो इससे ज़रूर बच के रहिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इसी तरह की एक कहानी मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अलविदा, जय।